नमस्कार, स्वागत है आपका सीएस एकेडमी पीसीएस में। यदि आपने सीएस एकेडमी पीसीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब सीएस एकेडमी पीसीएस। आज हम अपने देखो इसमें मैं आपको कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको यहाँ पर मैं आपको कवर कराने का प्रयास करूंगा। अब देखो जो कंप्यूटर का वेटेज है आपका, यदि आप ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको ट्रिपल सी में तो पूरा कंप्यूटर आता ही है, लेकिन जो मेनली आपका ये आपका जूनियर असिस्टेंट वाला पेपर जो आ गया होने वाला पेपर है, ये जूनियर असिस्टेंट का यूपी ट्रिपल एस से रिलेट करता है ये। तो इसमें आपके 15 नंबर का वेटेज है कंप्यूटर का, तो यहाँ से अक्सर सवाल बनेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर जो आए हुए सवाल हैं वो 200 सवाल यहाँ पर कराने का यहाँ पर आपको प्रयास करूंगा। 200 से ज़्यादा ही होंगे, 200 से कम नहीं होंगे। तो देखो, और अदर या यूपी ट्रिपल एस में जहाँ भी कंप्यूटर आपसे पूछा जाता है तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे आपका वीडियो 4 से 5 सवाल वीडियो में भी पूछे जाते हैं, स्टाफ नर्स का है, फॉरेस्ट गार्ड का है, कुल मिलाकर जहाँ कंप्यूटर आपसे आता है तो वहाँ के लिए इम्पोर्टेंट होंगे ये। तो इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यही होती है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कैसे कवर करें। देखो, डिटेल क्वेश्चन को कवर करेंगे क्योंकि उसकी बैकग्राउंड जानना जरूर है, आवश्यक भी होता है। क्योंकि यदि आपको बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता होगा तो आप थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाने पर भी वहाँ पर गलत होने की संभावना जो हो जाती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम कंप्यूटर को यहाँ पर लगभग, पहले मैं यहाँ पर आपको आज 100 सवाल पूरे कराऊंगा। 200 सवाल हैं, लेकिन 200 दोनों सवालों को 200 सवालों को 2 वीडियो में हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। देखो, पहला सवाल वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी है। अब देखो, कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी होती है। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट होती है सीपीयू। क्योंकि जितना भी कंप्यूटर के अंदर जो हम इनपुट देते हैं उस सबको प्रोसेस करने का कार्य किसका है। प्रोसेस करेगा सीपीयू, प्रोसेस करेगा और उसके बाद में एक आउटपुट आपको, रिजल्ट आपको दे देगा। तो वही होता है आपका सीपीयू, इसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब देखो, सीपीयू को देखें तो आपके सीपीयू के भी 3 भाग होते हैं। सीयू, इसे कंट्रोल में कंट्रोल यूनिट बोलेंगे, और एक होता है एमयू, इसे मेमोरी यूनिट बोलते हैं, और एक होता है एएलयू, इसे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोलते हैं, एएलयू। तो 3 भाग होते हैं। ये पूरा जो ये सीयू वाला भाग है ये कंट्रोल करके रखता है, ये मेमोरी प्रदान करता है, और ये एएलयू जो जितनी भी अर्थमेटिक इक्वेशन होती हैं सबको सॉल्व करने का कार्य जो करता है वो आपका एएलयू ही करता है। नेक्स्ट, जैसे यहाँ पर दिखाया उन्होंने, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित, निर्देशित, समन्वित करता है, जिसे कंप्यूटर की हम प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर का संबंध कंप्यूटर की किस पीढ़ी से है। तो देखो, कंप्यूटर की पीढ़ियां चलती हैं, जैसे पहली पीढ़ी हो गई, दूसरी पीढ़ी हो गई, तीसरी पीढ़ी में, फिर आप देखेंगे चौथी पीढ़ी में। अब देखो, पहली पीढ़ी में जो यूज होता था वो वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी, वैक्यूम ट्यूब। दूसरी पीढ़ी में आपका ट्रांजिस्टर यूज हुआ, तीसरी पीढ़ी में आपकी आईसी यूज हुई, चौथी पीढ़ी में आपकी चिप यूज हुई। तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं किस प्रकार से वैल्यू बनी। तो अब आप ये कह रहा है कि ट्रांजिस्टर का संबंध किस पीढ़ी से है, तो ट्रांजिस्टर का जो संबंध होगा वो दूसरी पीढ़ी से होगा, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट, नेक्स्ट कहता है ट्रांजिस्टर का संबंध कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी से, यह एक अर्धचालक होता है, अर्धचालक युक्ति है जो इलेक्ट्रॉनिक स्विच के रूप में प्रयोग की जाती है, और द्वितीय पीढ़ी की अवधि जो है वो 1956 से 1964 के बीच मानी जाती है। देखो, ये अलग अलग किताबों में अलग अलग आपको देखने को मिलेगी, तो इस पर आप ज्यादा नजर ना डालें बिल्कुल भी, क्योंकि ये कन्फ्यूजन वाली तिथि होती है हमेशा। नेक्स्ट है ये आपका, कह रहा है कि मानव बुद्धि के यांत्रिकी की जांच करने के लिए क्या होता है। देखो, मानव बुद्धि की जब हम जांच करते हैं तो होता है हमारा कोग्निटिव साइंस, अर्थात संज्ञानात्मक विज्ञान। ये संज्ञानात्मक विज्ञान के तहत आती है, बी आंसर इसका। तो संज्ञानात्मक विज्ञान मानव बुद्धि के यांत्रिकी जांच करने वाला क्षेत्र है। यह भाषा विज्ञान, मनोविज्ञान, तंत्रिका विज्ञान, दर्शन, कंप्यूटर विज्ञान, निर्विज्ञान से इनपुट के साथ मन और इसकी प्रक्रियाओं का अतः विषय वैज्ञानिक अध्ययन है। संज्ञानात्मक वैज्ञानिक बुद्धि व्यवहार का अध्ययन करते हैं, इस पर ध्यान केंद्रित करते हुए कि कैसे तंत्रिका तंत्र सूचना का प्रतिनिधित्व, प्रक्रिया और परिवर्तन करते हैं। तो यदि आपने बीएड की हुई है तो बीएड में आपको वहां पर कॉग्निटिव साइंस पढ़ाया जाता है, संज्ञानात्मक विज्ञान अच्छे से पढ़ाया जाता है, तो आप वहां से भी पढ़ रखिए तो आप इसका सवाल का आंसर आसानी से दे सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट है जी आपका, तेजी लर्निंग एल्गोरिदम का दूसरा नाम क्या है। देखो, तेजी लर्निंग एल्गोरिदम का दूसरा नाम का मतलब ये है कि जिसने इसका आविष्कार किया था उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा था। तो ये थे के नियरेस्ट नेइबर, के नियरेस्ट नेइबर इसका दूसरा नाम होगा।
के नियरेस्ट, इसको हम के एन एन भी बोलते हैं, थोड़ा ध्यान रखना, के एन एन को लेजी लर्निंग एल्गोरिथम कहा जाता है, क्योंकि जब हम इस एल्गोरिथम को प्रशिक्षण डेटा की आपूर्ति करते हैं तो एल्गोरिथम खुद को बिल्कुल भी शिक्षित नहीं करती। ये ध्यान रखना है आपको कि एल्गोरिथम जो होती है ये केसीसी के एन एन, ये अपने आप को बिल्कुल भी प्रशिक्षित करने का प्रयास नहीं करती। नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है डैश 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 में लेजर तकनीक अर्थात लेजर टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं किया जाता। ये कह रहा है कि किस में लेजर टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं किया जाता। देखो, आप बार कोड रीडिंग में लेजर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, ये कह रहा है कि नहीं किया जाता, ये ध्यान रखना। कटिंग एंड ड्रिलिंग में भी लेजर तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोवेव ओवन में, तो माइक्रोवेव ओवन में देखो लेजर तकनीकी का प्रयोग नहीं किया जाता है। फिजियोथेरेपी में भी लेजर तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग के लिए प्रोग्रामिंग भाषा लिस्प को किसने विकसित किया था? लिस्प का जो विकास किया था वो जॉन मैकार्थी ने किया था। जॉन मैकार्थी ने कब किया था? तो 1959 में इसका आविष्कार किया था जॉन मैकार्थी द्वारा। तो लिस्प, इसे हम बोलते हैं शॉर्ट में लिस्ट प्रोसेसिंग। तो इसका विकास 1959 में जॉन मैकार्थी द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के लिए किया गया था। जो एआई होता है ना हमारा, रोबोट, रोबोट के लिए यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया। यह फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका उपयोग सांख्यिकी डेटा की प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है। कंप्यूटर शब्दावली में आईडीएन का पूर्ण रूप क्या है? आईडीएन क्या होता है? आईडीएन होता है एक तरीके से जो हम डोमेन देते हैं ना, जो कंप्यूटर का नाम होता है डोमेन नेम वगैरह, उससे रिलेटेड है। तो ये होता है इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम। नेक्स्ट, आईडीएन का पूर्ण रूप इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम है, जो पारंपरिक वर्गों के अलावा अन्य वर्णों द्वारा दर्शाए जाते हैं। अनुप्रयोगों में डोमेन नामों का अंतरराष्ट्रीय आईडीएनए और गैर एएससीआई, इसे एएससीआई देखो ये अमेरिकन कोड होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेशनल। तो वर्णों के वाले अंतरराष्ट्रीय डोमेन नामों को संभालने के लिए 2003 में इसे परिभाषित किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को कॉल प्राप्त करने के लिए सुसज्जित किसी भी पीसी से इंटरनेट पर बात करने की अनुमति देती है? वो इलेक्ट्रॉनिक मेल में बात नहीं करते, केवल चैट कर सकते हैं आप वहां पर। यदि मैं कहूँ इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, तो यहाँ भी क्या हो सकता है? नहीं, यहाँ भी नहीं हो सकता। तो इंटरनेट, ये इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट है, इंटरनेट टेलीफोनी। हाँ, इंटरनेट टेलीफोन के माध्यम से ही आप बातचीत कर सकते हैं। तो आंसर आपका सी होगा। तो वीओआईपी, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल को इंटरनेट टेलीफोनी भी कहा जाता है। यह इंटरनेट के माध्यम से किसी भी पीसी पर बात करने की सुविधा प्रदान करती है, जिसे कॉल करने अथवा रिसीव करने के फीचर उपलब्ध होते हैं। नेक्स्ट, एक रहा है कि एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? देखो, यदि हम फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ऑप्शन का ओपन करना होता है तो हम ये करते हैं कि कंट्रोल डी। एमएस वर्ड में आप कंट्रोल डी करेंगे तो आपका फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, जहां पर आप उसका कलर वगैरह, साइज वगैरह वहां पर आप चेंज कर सकते हैं। उसी प्रकार से यदि मैं कहूँ कि ऑल्ट एफ का अर्थ क्या है, तो ऑल्ट एफ का जो अर्थ है वो फाइल मेनू से संबंधित होता है, इसका फाइल मेनू। और यदि आप कंट्रोल एफ की बात करते हैं तो कंट्रोल एफ को ओपन करने के लिए यूज किया जाता है, क्या? फाइंड डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए। कोई वस्तु आपको या कोई वर्ड आपको फाइंड करना है तो हम कंट्रोल एफ का प्रयोग करेंगे। और ऑल्ट प्लस कंट्रोल डी का जो हम प्रयोग करते हैं यहाँ पर, वो चयनित के लिए करते हैं एक तरीके से। तो चयनित के लिए हम ऑल्ट कंट्रोल डी का प्रयोग करेंगे, जैसे यहाँ पर भी दिखाया है, कंट्रोल प्लस डी का प्रयोग डायलॉग बॉक्स, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए। कंट्रोल एफ का प्रयोग इस फाइल मेनू या फाइल टैब ओपन करने के लिए। कंट्रोल एफ का प्रयोग शॉर्टकट की का उपयोग फाइंड डायलॉग बॉक्स, और कंट्रोल आई का प्रयोग देखें तो शॉर्टकट की उपयोग एक चयनित शब्द के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित विधि में से कौन सा तरीका दाएं संरेखित होता है? तो एमएस वर्ड में यदि आप देखेंगे तो एमएस वर्ड में चार होते हैं। एक तो होता है आपका लेफ्ट, एक होता है आपका सेंटर, एक होता है आपका राइट, और एक होता है आपका जस्टिफाई। तो लेफ्ट के लिए आप सीधा सीधा कंट्रोल लगाओ, कंट्रोल प्लस एल। सेंटर के लिए कंट्रोल प्लस ई, राइट के लिए कंट्रोल प्लस आर, और जस्टिफाई के लिए कंट्रोल प्लस जे से प्रयोग करते हैं। तो आप खुद भी देख सकते हैं कि वो कह रहा है दाएं संरेखित किससे किससे करेंगे। जब हम दाएं संरेखित करेंगे तो कंट्रोल प्लस डी से यहाँ पर आप दाएं संरक्षित कर सकते हैं। और ये कंट्रोल जेड जो है ये अंडू का काम करता है।
कोई आपसे गलत टाइप हो गया तो आप वहाँ पर अंडू कर सकते हैं, तो वो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर पर लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को किस रूप में जाना जाता है? तो कंप्यूटर पर नाम जो हम डालते हैं, लॉगिन नेम डालते हैं, और पासवर्ड जो डालते हैं वो हम डालते हैं किसके लिए? ऑथेंटिकेशन के लिए, प्रमाणीकरण के लिए। ये आपका आंसर क्या होगा? ए इसका आंसर लगेगा। तो लॉगिन नेम और पासवर्ड के सत्यापन की प्रक्रिया को प्रमाणीकरण के रूप में जाना जाता है। प्रमाणीकरण को हम ऑथेंटिकेशन नाम से जानते हैं इंग्लिश में। उपयोगकर्ता की पहचानने की प्रक्रिया है। प्रदान किए गए क्रेडेंशियल की तुलना किसी स्थानीय ऑपरेटिंग सिस्टम पर या किसी प्रमाणीकरण सर्वर के भीतर अधिकृत उपयोगकर्ता की जानकारी के डेटाबेस में मौजूद डेटा से की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? तो स्प्रेडशीट का उदाहरण कौन सा है? तो स्प्रेडशीट देखो कहाँ होती है, एक्सेल में होती है आपकी स्प्रेडशीट। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है आपका एक्सेल। देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कई भाग होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक्सेस होता है, वर्ड होता है, पीपीटी होती है, पावर पॉइंट होता है आपका। तो इस तरीके के जो भाग होते हैं ये एक्सेल, ये ऑफिस के होते हैं। और यदि मैं कहूँ एक्सेल से क्या मतलब है, एक्सेल है आपका, ये आपका, ये कह रहा है स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है। हाँ जी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है एक स्प्रेडशीट का ही उदाहरण है। एमएस एक्सेल का पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। एमएस एक्सेल डेटा को व्यवस्थित करने, कैलकुलेशन, निर्णय, रिपोर्ट तैयार करने आदि की सुविधा प्रदान करता है। नेक्स्ट, ईमेल। ईमेल का आविष्कार किसने किया था? देखो ईमेल के जो आविष्कार किया था वो जेम्स गैसलिंग ने किया था। जेम्स गैसलिंग आंसर आपका, सॉरी ये भी नहीं है आपका, सॉरी एक मिनट, ये किया था वी ए शिवा अय्युरदी ने, वी ए शिवा अय्युरदाई ने। डी आंसर होगा जिसका। जैसे ईमेल की खोज मूल रूप से अमेरिका में रहने वाले भारतीय शिवा अय्युदराई ने किया था। जब उन्होंने यह आविष्कार किया था तो तब वे केवल 14 साल के थे। शिवा का जन्म मुंबई में हुआ था, एक तमिल परिवार से हुआ था, और 1982 में अमेरिकी सरकार ने इन्हें ईमेल सिस्टम के जनक के तौर पर मान्यता दी और इनको ईमेल पर कॉपीराइट भी प्रदान किया था। नेक्स्ट, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर आधारित है? देखो एंड्रॉइड जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो मोबाइल वगैरह में यूज करते हैं एंड्रॉइड को, किस बेस पर आधारित है? तो ये होता है लाइनक्स पर। लाइनक्स एक ओपन सोर्स है, तो लाइनक्स बेस कौन है आपका? एंड्रॉइड। तो एंड्रॉइड एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लिंक्स कर्नेल और अन्य ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से संशोधित संस्करण पर आधारित है, जो मुख्य रूप से टच स्क्रीन मोबाइल उपकरणों जैसे स्मार्टफोन और टैबलेट वगैरह में के लिए डिजाइन किया गया है। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मूल कार्य क्या है? देखो कंप्यूटर का मूल कार्य क्या है? इनपुट भी देना है उसका कार्य, स्टोरेज भी करना है और प्रोसेसिंग भी करना है। तो आंसर आपका डी होगा, तीनों ही कार्य होंगे इसके। नेक्स्ट, कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है, तो कंप्यूटर में एक शब्द का कितना आकार होता है? देखो इनमें से कोई नहीं, ये तो चलो बाद में देखा जाएगा। कह रहा है एक ही कंप्यूटर में भिन्न भिन्न होता है, क्या ये ठीक है? एक, अब आगे देखो, हम हर मामले में यह निश्चित रहता है। फिर अगला कह रहा है कि एक कंप्यूटर में निश्चित है, लेकिन विभिन्न कंप्यूटरों के बीच भिन्नता हो सकती है। एक ही कंप्यूटर में देखेंगे तो निश्चित होगा, लेकिन अलग अलग कंप्यूटर में देखेंगे तो वो भिन्न भिन्न हो सकता है। तो इसका मतलब आंसर जो होगा वो आपका डी होगा। प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर का एक प्राकृतिक डेटा का साइज है। सीपीयू के आधार पर एक शब्द का आकार एक कंप्यूटर से दूसरे में भिन्न होता है। 16 बिट सीपीयू वाले कंप्यूटर के लिए एक शब्द 16 बिट्स मेन फ्रेम पर, एक शब्द 64 बिट्स तक हो सकता है। नेक्स्ट, माइक्रो प्रोसेसर की गति को के रूप में जाना जाता है। तो माइक्रो प्रोसेसर की गति को किस रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है क्लॉक स्पीड के रूप में। अब आप यहाँ पर मेगा हर्ट्ज मत लगा देना, तो मेगा तो है भी नहीं इसमें स्पीड, लेकिन क्लॉक स्पीड में जाना जाता है। वो कैसे, वो देखो जरा। माइक्रो प्रोसेसर जिस गति से निर्देशित निष्पादित करता है उसे क्लॉक स्पीड कहते हैं, ये देखिए ध्यान रखना। और क्लॉक स्पीड जो होती है वो मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज में मापी जाती है, इतना ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, कंप्यूटिंग पर ध्यान केंद्रित करता है और पारंपरिक कंप्यूटिंग और अप पर अपने ध्यान केंद्रित करता है। देखो डेड डैश में यहाँ पर दिया है कि 3 जगह पर यहाँ पर क्या क्या आने वाला है, तो ये पूछना चाह रहा है आपसे। देखो ये कह रहा है कि कंप्यूटिंग जो होती है वो कंप्यूटिंग ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है, और पारंपरिक कंप्यूटर डेटा और सूचना पर ध्यान केंद्रित करता है। तो आंसर जो बनेगा वो आपका सी बनेगा, सीधा सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनएलपी। एनएलपी के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? देखो एनएलपी क्या है वो देख लेते हैं पहले। तो एनएलपी में देखें, यह एनएलपी एक प्रत्याशित है, अर्थात प्रिडिक्टेबल है। तो एनएलपी एक प्रिडिक्टेबल है, हाँ एक तो कह सकते हैं आप।
नहीं, एनएलपी एक प्रिडिक्टेबल नहीं है, ये ध्यान रखना। तो एनएलपी फिर कह रहा है आगे, एनएलपी को अधिक की स्ट्रोक्स की आवश्यकता हो सकती है, ये भी ठीक है। ये बहुत समय कुशल है, ये भी ठीक है आपका। और फिर कह रहा है कि एनएलपी कंप्यूटरों को उनकी भाषाओं में मनुष्य के साथ संवाद करने में मदद करता है, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब आंसर जो बनेगा वो आपका ए आंसर होगा। तो एनएलपी का मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होता है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक हिस्सा है। इस तकनीक का उपयोग मशीनों द्वारा मानव की भाषाओं को समझने, विश्लेषण करने, हेरफेर करने, व्याख्या करने के लिए किया जाता है। एनएलपी कंप्यूटर को मनुष्य के साथ उनकी भाषाओं में संवाद करने में मदद करती है। यह बहुत समय कुशल है। एनएलपी को अधिक की स्ट्रोक्स की आवश्यकता हो सकती है और एनएलपी एक अप्रत्याशित है। नेक्स्ट, अत्यंत बड़े डेटा जो विश्लेषण जाने पर उपयोगी जानकारी प्रकट कर सकते हैं और पैटर्न कहे जा सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? देखो, उन्हें कहते हैं बिग डेटा। बड़े डेटा होते हैं, जैसे आप देखें अमेजन का डेटा, यूट्यूब का डेटा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये सबसे बड़े क्या होते हैं? बड़े बड़े डेटा सेंटर होते हैं। तो अत्यधिक डेटा सेट, जिन्हें पैटर्न, प्रवृत्तियां और संघ के प्रकट करने के लिए कंप्यूटेशनल के रूप में विश्लेषण किया जा सकता है, विशेष रूप से मानव व्यवहार और बातचीत से व्यक्त किए जाते हैं, जिसके उपयोग से उपयोगी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अर्थमेटिक के प्रवर्तक माने जाते हैं? देखो, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में ये कह रहा है कि बाइनरी का आविष्कार किसने किया था? तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जो बाइनरी का क्या है आविष्कार, वो क्लाउड सैनन ने किया था। आंसर आपका ए होगा इसमें। तो क्लाउड सैनन को इलेक्ट्रॉनिक संचार युग का संस्थापक माना जाता है। उन्हें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अर्थमेटिक का प्रवर्तक कहा जाता है। नेक्स्ट है एसएसडी का फुल फॉर्म क्या होगा? देखो, एसएसडी होती है आपकी सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, सी लग जाएगा आपका, सॉलिड स्टेट। तो एसएसडी का पूरा नाम सॉलिड स्टेट ड्राइव है। यह एक सॉलिड स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा को लगातार स्टोर करने के लिए इंटीग्रेटेड सर्किट असेंबली का उपयोग करता है। यह आमतौर पर फ्लैश मेमोरी का उपयोग करता है और कंप्यूटर स्टोरेज में सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में कार्य करता है। इसे हम सॉलिड स्टेट डिवाइस या सॉलिड स्टेट डिस्क भी कहते हैं। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि MOEMS का पूर्ण रूप क्या है? देखो, MOEMS का पूर्ण रूप है माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम। तो बी आंसर आपका इसका होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं वही फुल फॉर्म यहाँ पे इन्होंने दोबारा दिखाई है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड 2016 में से एक मान्य मेनू आइटम नहीं है? देखो, मेन्यू जो मिलते हैं आपको ऊपर मिलते हैं, जो रिबन वाला होता है, रिबन से ऊपर वाला, इस तरह के मेन्यू मिलते हैं आपको। यहाँ पर व्यू भी मिलेगा, मेलिंग भी मिलेगा, यहीं पर आपको होम टैब भी मिलेगी, लेकिन इसमें डेटा नहीं होता। ये डेटा होता है, ये एक्सेल में होता है, MS वर्ड में नहीं होता। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। तो ये यहाँ पर आपका डी आंसर लगेगा इसका। पूर्व निर्धारित मानों के साथ स्वचालित रूप से फार्म आदि भरने वाली सुविधा को क्या कहा जाता है? देखो, जब हम फार्म वगैरह भरते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोफिल। जो पहले से निर्धारित होती हैं वो ऑटोफिल होती हैं, पहले से ही भरी हुई होती हैं। जैसे पूर्व निर्धारित मानों के साथ स्वचालित रूप से फार्म आदि भरने वाली सुविधा को ऑटोफिल कहा जाता है। इसमें वेब ब्राउज़र उस जानकारी के अनुसार स्वचालित रूप से फ़ील्ड भरता है जो उपयोगकर्ता ने पहले से उपयोग किया था। इंस्टेंट फिल ऐसे मान होते हैं जो उपयोगकर्ता उपयोग के समय ही फिल करता है। फिलर टेक्स्ट ऐसे टेक्स्ट को कहा जाता है जिसमें वर्ड के सारे अक्षर एक ही भाषा में होते हैं, लेकिन वे रैंडमली लिखे गए हों, उनका कोई अर्थ नहीं निकलता और हो। फिलर टेक्स्ट का इस्तेमाल साधारणतः पॉलिशर के द्वारा प्रोटोटाइप लेआउट को प्रदर्शित करने में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट सेंस सेरेफी है? सेंस सेरेफी अर्थात सेंस है उसके अंदर। तो वो यही जानना चाह रहा है आपसे। देखो, सभी विकल्प ये तो देखने पढ़ने से ही पता लगेगा। देखो, टाइम्स नहीं होता, कुरियर भी नहीं होता, और जब ये दोनों नहीं होते तो सभी विकल्प भी नहीं होंगे। तो एरियल, सेंस सेरेफिक कौन सा है? एरियल फॉन्ट। नेक्स्ट है, MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा विंडो को दो भागों में बांटा जा सकता है? देखो, ये हम स्प्लिट के माध्यम से ऐसा करते हैं। तो ये स्प्लिट कहाँ मिलेगा आपको? व्यू में आएंगे, व्यू के बाद आप विंडो में आएंगे और विंडो के बाद में आप स्प्लिट में जाएंगे। तो आंसर इस तरीके से लगाएंगे, तो सी आंसर होगा आपका। नेक्स्ट, ईमेल भेजते समय BCC को क्या दर्शाता है? देखो, BCC का जो पूर्ण रूप होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखो, ब्लाइंड कॉमन कॉपी नहीं होगा, ब्लाइंड कंप्लीट कॉपी भी नहीं होगा और ब्लाइंड कम्युनिकेशन कॉपी भी नहीं होगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। आपका आंसर जो बनेगा डी बनेगा।
तो बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी संक्षिप्त रूप है। यदि सेंडर एक साथ कई लोगों को मेल सेंड करता है और वह उन लोगों से यह छिपाना चाहता है कि मेल और किसके पास भेजा गया है, तो सेंडर ईमेल के इस फीचर का उपयोग करता है। ईमेल बीसीसी का उपयोग करने के लिए बीसीसी को सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नॉन इंटरेक्टिव है? जो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा जो इंटरेक्टिव नहीं करता? देखो, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर है, सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऐसी मल्टी यूजर भी है। बेंच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो नॉन इंटरेक्टिव की श्रेणी में आता है, तो आंसर जो लगेगा आपका वो सी लगेगा। निम्नलिखित है, कह रहा है कि कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखो, ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे जब भी पता लगे। तो कंप्यूटर केवल सॉफ्टवेयर से बना नहीं, कंप्यूटर जो है वो केवल सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर दोनों का मिश्रण है। ऐसा कह रहा है कंप्यूटर स्वयं सारी जानकारी व्यवस्थित कर सकता है? नहीं, यहीं आके कंप्यूटर फेल हो जाता है कि कंप्यूटर स्वयं में अपने आप में कुछ भी नहीं है। कह रहा है कंप्यूटर केवल हार्डवेयर से बना होता है? नहीं, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। अब आप जब आपने तीन ऑप्शन देख लिए तो चौथे को देखने की जरूरत नहीं है, आप आंसर दे सकते हैं आराम से। लेकिन यहाँ हम पेपर में तो बैठे नहीं है, यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं इसको। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और संसाधित करता है। यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर एडेड डिजाइन अर्थात सीएडी जैसे एप्लीकेशनों में किया जाता है? तो किसका? तो जो कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है ये ग्राफिक्स वगैरह के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हम जो हमने आपने देखा होगा बड़े बड़े बैनर होते हैं, वो किसके माध्यम से छपते हैं? वो प्लॉटर के माध्यम से छपते हैं। बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, प्लॉटर आपका आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट है, प्लॉटर प्रिंटर की तरह हार्ड कॉपी देने वाला एक आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग बड़े कागज पर उच्च गुणवत्ता वाले रेखा चित्र व ग्राफ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः इंजीनियरिंग, वास्तुविद, भवन निर्माण, सिटी प्लानिंग, मानचित्र बनाने अर्थात कैड, कैम आदि में किया जाता है। प्लॉटर के दो मुख्य प्रकार उपलब्ध हैं, एक तो होता है ड्रम प्लॉटर और दूसरा होता है समतल प्लॉटर। दो प्रकार का प्लॉटर होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा, हवाई यातायात और रडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? तो जो हम यहाँ पर उपयोग करते हैं कंप्यूटर में वो करते हैं हम इस तरह हाइब्रिड में, हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड जो होता है एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ये आपका। राष्ट्रीय सुरक्षा, हवाई यातायात, रडार को नियंत्रित करने हेतु तो हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। यह कंप्यूटर एनालॉग व डिजिटल कंप्यूटर को का मिला जुला रूप होता है। हॉस्पिटल में मरीज की हार्टबीट मापने तथा ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए हाइब्रिड कंप्यूटर का ही प्रयोग किया जाता है। एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग भौतिक इकाइयों को मापकर उनको अंक में बदलने के लिए किया जाता है। इन कंप्यूटर्स का मुख्यतः प्रयोग विज्ञान व इंजीनियरिंग के क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट, अब फिर से वही है, ये सवाल देखो रिपीट हो गया है। रिपीट हो गया तो देखो इसका जो आंसर होगा, रिपीट नहीं हुआ सॉरी, पढ़ लेते हैं। देखो, बुद्धिमान एजेंट ये किसके माध्यम से? यहाँ पर आएगा सेंसर। बुद्धिमान एजेंट सेंसर्स के माध्यम से महसूस करते हैं और एक्चुएटर्स एक्चुएटर्स के माध्यम से कार्रवाई करते हैं। तो आंसर जो बनेगा वो ए बनेगा इसका। तो एआई प्रणाली अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रणाली को तर्क संगत एजेंट और उसके पर्यावरण के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। एक बुद्धिमान एजेंट सेंसर के माध्यम से पर्यावरण को समझते हैं और एक्चुएटर्स के माध्यम से अपने पर्यावरण पर कार्य करते हैं। एआई एजेंट में ज्ञान, विश्वास, इरादा आदि जैसे मानसिक गुण हो सकते हैं। नेक्स्ट, लिस्प की फुल फॉर्म पूछ रहा है, पीछे मैंने आपको बताया था लिस्प की फुल फॉर्म क्या होती है। एक तरीके से जो होता है लिस्ट प्रोसेसिंग होता है, लिस्ट की प्रोसेस, लिस्ट की फुल फॉर्म, तो आंसर बी होगा। लिस्प का फुल फॉर्म जो लिस्ट प्रोसेसिंग होता है, विकास 1959 में किसने किया था? जॉन मैकार्थी ने किया था। किसके लिए किया था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इन्होंने प्रयोग किया था इसका। नेक्स्ट है, वो कह रहा है डैश डैश मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके स्टोरेज और फाइल शेयरिंग सेवाओं को प्रभावी सूचना प्रबंधन के लिए उपयोगी माना जा सकता है। किसके द्वारा? ये होगा आपका क्लाउड बेस्ड मोबाइल डिवाइस के द्वारा ही हम इस तरह का कार्य कर सकते हैं। तो क्लाउड फाइल साझाकरण, जिसे क्लाउड आधारित फाइल साझाकरण और ऑनलाइन फाइल साझाकरण भी कहा जाता है, यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें यूजर को सर्वर पर स्टोरेज स्पेस आवंटित किया जाता है। क्लाउड संगणना सेवा सम्मिलित नहीं करती, तो वो किसे नहीं करती क्लाउड सेवा? तो ये जो है आपका देखो, सॉफ्टवेयर तो बिना सॉफ्टवेयर को तो चलेगी नहीं, प्लेटफॉर्म भी चाहिए और आधारिक संरचना सेवा भी चाहिए। तो वैद्युत चुंबकीय आवंटन पर कार्य नहीं करती, तो आंसर बी होगा। बैंकिंग शब्दावली में पिन, पीआईएन बोलते हैं इसको, पीआईएन का पूर्ण रूप क्या है? देखो, पीआईएन का जो पूर्ण रूप बनता है
वो बनता है आपका पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये होता है आपका पिन, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। कुछ और फुल फॉर्म भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने बैंकों में अक्सर यूज किया होगा, कहीं को आपको मनी ट्रांसफर करनी होती है तो आईएफएससी कोड का प्रयोग करते हैं आप। आईएफएससी की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये ध्यान रखना है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। एक होता है आरटीजीएस के माध्यम से भी हम मनी ट्रांसफर करते हैं, और नेफ्ट के माध्यम से। तो आरटीजीएस क्या है? आरटीजीएस है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और नेफ्ट है आपका नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, अर्थात राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण। तो तीनों की आपको फुल फॉर्म जरूर याद रखनी है। नेक्स्ट, ये कह रहा है आईईसीटी का पूर्ण रूप क्या है। देखो आईईसीटी के पूर्ण रूप की यदि हम बात करें तो ये होता है इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, अर्थात सूचना इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी। आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से किसकी कॉम्बिनेशन या समुच्चय को दबाकर पेज ब्रेक इंसर्ट किया जा सकता है। तो ये किसकी सहायता से करेंगे? देखो, पेज को ब्रेक करना है तो आप कंट्रोल प्लस एंटर कर दीजिए। कंट्रोल प्लस एंटर करते ही आपको यहाँ पर पेज ब्रेक हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कौन सा व्यू टेक्स्ट दिखाता है। जैसे यह हेडर फुटर के बिना प्रिंटेड फॉर्मेट में भी दिखाई देता है। तो ऐसा होता है, देखो ये जो काम होता है हमारा, ये सारा काम एक तरीके से ड्राफ्ट व्यू में होता है। तो आंसर इसका जो होगा वो बी होगा। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ड्राफ्ट व्यू हेडर और फुटर के बिना टेक्स्ट प्रिंटेड फॉर्मेट में दिखाई देता है। एमएस वर्ड में ड्राफ्ट व्यू अप्लाई निम्नलिखित स्टेप होते हैं। जैसे आप व्यू में जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के व्यू में जाएंगे तो वहां पर आपको डॉक्यूमेंट व्यू मिलेगा। डॉक्यूमेंट व्यू में आपको फुल स्क्रीन रीडिंग मिल जाएगी वहां पर, तो आप वहां पर फुल स्क्रीन रीडिंग का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट कहता है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर सामान्यतः किसको सम्मिलित नहीं करते। तो मल्टीमीडिया सामान्य जो होते हैं तो वीडियो सीक्वेंस को करते हैं, सम्मिलित करते हैं, चित्र को भी और ध्वनि को भी। तो वर्ड डॉक्यूमेंट को नहीं करते। जो मल्टीमीडिया होते हैं वहां पर वर्ड डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती। नेक्स्ट, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर सामान्यतः वर्ड डॉक्यूमेंट को सम्मिलित नहीं करते क्योंकि वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट लिखा जाता है, जबकि मल्टीमीडिया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में की कोई आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कौन सी विशेषता का उपयोग परिभाषित अनुक्रमित में दर्ज किए गए डेटा को स्वचालित करने के लिए किया जाता है। तो वो इसमें है आपका ऑटोफिल। ऑटोफिल के द्वारा हम इस प्रकार का कार्य कर सकते हैं। जैसे, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑटोफिल टूल का प्रयोग कर अनुक्रम में दर्ज किए गए डेटा को स्वचालित करने के लिए किया जाता है। ऑटोफिल का उपयोग करने के लिए माउस को के बाएं बटन को क्लिक करके रखें और प्लस चिन्ह को कक्षा उन कक्षों पर खींचें जिन्हें आप भरना चाहते हैं, और ऑटोफिल सुविधा का उपयोग करके इस श्रृंखला को स्वचालित रूप से भर दिया जाता है। नेक्स्ट, ग्राफिक्स फाइल के लिए एक्सटेंशन की पहचान करें। देखो ग्राफिक्स का जो फाइल होता है, एक्सटेंशन होता है, वो जेपीजी होता है। जैसे आपका इमेज वगैरह होती है ना, फोटो वगैरह, तो वो भी कहाँ होती है, उनका एक्सटेंशन जो जो होता है वो भी आपका जेपीजी होता है, डॉट जेपीजी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अलग है। देखो ये पूछा है, देखो यदि हम देखें तो लाइनेक्स जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज 7 भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि सी प्लस प्लस ये क्या है, सी प्लस प्लस एक लैंग्वेज है। नेक्स्ट, लाइनेक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज 98 विंडोज 7 कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम है, तथा विंडोज 10 नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है। नहीं, अब देखो विंडोज 10 जो है वो नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहा, विंडोज 11 आ गया है मार्केट में। तो विंडोज 11 जो है वो आपका नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है, या जिस पे मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ ना, जिस विंडो पर, ये भी आपकी विंडो इसमें भी 11 ही इंस्टॉल है। तो जबकि सी प्लस प्लस एक प्रकार की कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है। नेक्स्ट, प्रोसेस डेटा को के रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है? जब हम डेटा को प्रोसेस कर देते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाती है, अर्थात जानकारी बन जाती है। तो बी आंसर होगा इसका। कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस करने योग्य उपलब्ध सभी प्रकार की सामग्री डेटा कहलाती है। जिस डेटा पर प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है वह सूचना कहलाती है, अर्थात इन्फॉर्मेशन कहलाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो डेटा पर प्रक्रिया होने के बाद जो अर्थपूर्ण डेटा प्राप्त होता है उसे सूचना कहते हैं। सूचना वर्तमान और भविष्य के लिए निर्णय लेने में सहायक एवं मूल्यांकन के लिए आवश्यक सामग्री होती है। नेक्स्ट, एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर का कार्य क्या है? देखो एक्यूमुलेटर जो होता है वो कह रहा है कि एक किसका घटक है। देखो एक्यूमुलेटर जो हो सीपीयू का घटक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का घटक है एक्यूमुलेटर, ए आंसर। नेक्स्ट, मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन कहा जाता है। तो बिग आयरन किसे कहेंगे? देखो बिग आयरन जैसे देखें माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर को नहीं, मिनी कंप्यूटर को नहीं,
मेन फ्रेम कंप्यूटर को, बड़े बड़े डेटा को स्टोर करने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, मेन फ्रेम कंप्यूटर महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जैसे जनगणना, उद्योग एवं उपभोक्ता आंकड़े, एंटरप्राइज संसाधन योजना और लेन देन प्रसंस्करण, थोक डेटा प्रोसेसिंग का कार्य करता है। इस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, किसी समस्या को परिभाषित करने की प्रक्रिया कुछ चरणों की शर्तें हैं और फिर प्रत्येक चरण की खोज को आगे के रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है? देखो, ये जाना जाता है चरणवार शोधन अर्थात स्टेप वाइज रिफिनमेंट। आंसर आपका ए बनेगा इसमें। किसी समस्या को परिभाषित करने की प्रक्रिया कुछ चरणों की शर्तें हैं और फिर प्रत्येक चरण की खोज को आगे चरणवार शोधन के रूप में के रूप में जाना जाता है। कभी कभी इसे टॉप डाउन डिजाइन भी कहा जाता है। नेक्स्ट, एक कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता है जो तर्क करने, सीखने, समस्या हल करने में सक्षम है। उसे क्या कहा जाता है? उसे एआई कहेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है उसको। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन इंगित करेगा कि मदरबोर्ड की बैटरी विफल हो गई है? ये देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम पासवर्ड खोज खो गया है, ये नहीं। हार्ड डिस्क पर फाइलें करप्ट हो गई है, ये भी नहीं। हार्ड डिस्क में खराब हो गई है, ये भी नहीं है आपका। तो हार्डवेयर सेटिंग वर्तमान दिनांक समय सहित डिफॉल्ट मानों पर वापस लौटे। अर्थात कहने का मतलब ये है, यदि आपकी मदरबोर्ड की बैटरी खराब हो गई है या डिस्चार्ज हो गई है किसी भी तरीके से, तो वो आपको डेट और टाइम फिक्स नहीं दिखाएगा, ये ध्यान रखना। तो आंसर आपका इसमें जो लगेगा वो डी लगेगा। उस तकनीक को क्या कहते हैं जो कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोग परस्पर अंतःक्रिया करने लगते हैं? तो उस तकनीक को हम क्या कहेंगे? उसको कहते हैं आभासी वास्तविकता। बी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट आपका, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वायरस का सही रूप क्या है? तो वायरस का जो पूर्ण रूप है वो होता है आपका विटाल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ये वायरस का होता है क्योंकि वायरस अक्सर कंप्यूटर में आ ही जाता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। यह डिवाइस से में सेव डेटा की चोरी, उसे हानि पहुंचाने, पूरे सिस्टम को खराब कर सकता है। और वायरस का पूर्ण रूप मैंने आपको बता दिया, विटाल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज होता है। नेक्स्ट, एटीएम का संक्षिप्त रूप क्या है? देखो, एटीएम को हम कहते हैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन। बी आंसर होगा आपका। ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो है आपका संक्षिप्त रूप है, यह स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक आउटलेट अर्थात बैंकिंग है जो डेबिट या क्रेडिट कार्ड की मदद से नकदी उपलब्ध कराता है। जॉन एंड्रियन, ये ध्यान रखना है कि किसने इसका आविष्कार किया था? जॉन एंड्रियन सेफर्ड। सेफर्ड ने इसका आविष्कार किया, कब किया था? तो 1967 में लंदन में किया था। नेक्स्ट है, आपकी मौजूदा फाइल नए रूप में किसके द्वारा सेव की जा सकती है बिना आपकी मूल फाइल को अधोलिखित किए? तो ये जो है आपका, ये आपको सेव एज के द्वारा आप दोबारा से उसको सेव कर सकते हैं और इसके लिए शॉर्टकट की होती है F12। वर्ड आप निम्न में से किन फंक्शन कुंजियों को दबाकर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित कर सकते हैं? देखो, फाइंड एंड रिप्लेस करना जो होता है वो हमारा होता है, आप कंट्रोल F से भी कर सकते हैं और F5 से भी कर सकते हैं और कंट्रोल F से भी कर सकते हैं, दोनों से आप कर सकते हैं। तो आंसर आपका ए बन जाएगा। कह रहा है स्प्लिट सेट्स के विश्लेषण के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण नहीं है? देखो, स्प्लिट सेट में कौन सा उपकरण यूज नहीं होता, ये आप देख लेते हैं। देखो, मेल मर्ज का प्रयोग जो होता है वो MS वर्ड में ही होता है, तो आंसर पहला ही मिल गया आपको। वाइट इफ एनालिसिस का प्रयोग होता है, लक्ष्य की तलाश होती है और छटाई भी होती है अर्थात सॉर्टिंग भी होती है MS वर्ड में और MS एक्सेल में। नेक्स्ट, ये आपको फॉर्मूला दिया है कि यदि आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे तो आंसर जो होगा वो क्या होगा? देखो, इसका जो आंसर निकल कर आता है वो 50 आता है। कैसे आता है वो देख सकते हैं। जैसे आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं तो नंबर, जिस नंबर को राउंड करना है उसकी, ये पहले देखो ऐसे सीलिंग फंक्शन में दिए गए नंबर को शून्य से दूर सार्थकता नंबर के निकट मल्टीपल में राउंड करता है, ये ध्यान रखना है। सिंटेक्स क्या होगा? सिंटेक्स इसका इस तरह का होगा, सीलिंग आएगा, नंबर लिखेंगे और सिग्निफिकेंस देंगे। नंबर क्या? जिस नंबर को राउंड करना है उसको लिखेंगे और सिग्निफिकेंस वह मल्टीपल जिसे राउंड कराना है। जैसे आपने सीलिंग लिखा, आपका जो नंबर है वो जो आपका नंबर है वो तो आपका है 45 और सिग्निफिकेंस कहाँ है? 10 तक जाना है। तो 45 को शून्य से दूर ऊपर की तरफ 10 के निकटतम मल्टीपल तक राउंड करेगा और इसका जो परिणाम निकल कर आएगा वो 50 आता है। का अर्थ उन अवांछित वाणिज्यिक ईमेल से है जिनकी इंटरनेट पर बाढ़ रहती है। देखो, ये कह रहा है एक तरीके से स्पैम स्पैम मेल की बात करता है। तो स्पैम मेल का अर्थ उन अवांछित वाणिज्यिक ईमेल से है जिनकी इंटरनेट पर बाढ़ रहती है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो शेष तीन से असंगत है। देखो कौन है, देखो विंडोज है, यूनिक्स है और डॉस है, तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मैकेफे जो है एक एंटीवायरस है, तो आंसर इसका डी लगेगा। सीमोस, सीमोस का फुल फॉर्म क्या है? देखो सीमोस की हम फुल फॉर्म की बात करें तो ये होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये आपका डी आंसर लगेगा, पूरक धातु ऑक्साइड सेमी कंडक्टर के रूप में इसको हम जानते हैं। जैसे सीमोस कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर है। सीमोस एक तरह की मेमोरी चिप है जो कि मदरबोर्ड पर लगी होती है और एक बैटरी की मदद से चलती है। इस बैटरी को सीमोस सेल भी कहते हैं। सीमोस को रियल टाइम क्लॉक नाम से भी जानते हैं। सीमोस चिप में हमारे कंप्यूटर की डेट और टाइमिंग की सेटिंग को सेव करती है। जब कंप्यूटर को बंद करते हैं तब भी सेव रहती है क्योंकि सीमोस एक चिप एक बैटरी की मदद से चल रही होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा भाग एएलयू क्रियाविधि के दौरान अस्थायी रूप से आंकड़ों का असंगणन करता है? तो अस्थायी रूप से क्या करेगा? इसका जो आंसर होगा, देखो रजिस्टर करते हैं इसे, तो आंसर इसका जो होगा वो आपका रजिस्टर होगा। तो सीपीयू के अधिकांश कार्यों को एएलयू द्वारा किया जाता है जो इनपुट रजिस्टर से डेटा लोड करते हैं। एएलयू आउटपुट रजिस्टर में परिणामों को स्टोर करता है। नियंत्रण इकाई इन रजिस्टरों एएलयू मेमोरी के बीच डेटा को स्थानांतरित करती है। नेक्स्ट, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन में से किसके विभिन्न प्रकार हैं? देखो इसमें जो हम देखेंगे तो ये जो होते हैं ये सब माइक्रोसॉफ्ट के ही प्रकार होते हैं और माइक्रो कंप्यूटर के ही प्रकार होते हैं, तो आंसर इसका ए होगा। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर के ही विभिन्न प्रकार हैं। माइक्रो कंप्यूटर को एक छोटे आकार पर्सनल कंप्यूटर का ही पर्याय माना जाता है जिसमें सीपीयू के रूप में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निर्णय का सामान्य ज्ञान भाग उपयोग करके समस्या को हल करना आमतौर पर जाना जाता है, तो इसे हम जानते हैं एक तरीके से ह्यूरिस्टिक के रूप में। सी आंसर लगाएंगे इसका। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निम्न में से कौन सा एजेंट उच्च गुणवत्ता का वर्णन करता है? तो ये जो होगा आपका ये है यूटिलिटी बेस्ड एजेंट, यही आपका उच्च गुणवत्ता का वर्णन करता है। जैसे यूटिलिटी आधारित एजेंट्स कई विकल्पों में सर्वोत्तम विकल्प चुनने में मदद करता है। ये एजेंट एक उच्च उपयोगिता फंक्शन बनाए रखते हैं जिसे एजेंट बाहरी प्रदर्शन माप के आधार पर अधिकतम करने का इसको प्रयास करता है। नेक्स्ट है, ग्रीन पीसी क्या है? ये कह रहा है, तो ग्रीन पीसी का क्या है? देखो ऊर्जा का उपयोग नहीं करता, नहीं ऐसा नहीं, पुराने पीसी की तुलना में कम ऊर्जा का उपयोग करता है, ये हो सकता है एक तरीके से। आगे बढ़ते हैं, किसी भी अन्य कार्यालय उपकरण की तुलना में कम ऊर्जा का उपयोग करता है, ये नहीं होगा आपका। सबसे अधिक ऊर्जा कुशल पीसी का प्रतिनिधित्व करता है, ये भी नहीं होता, आंसर आपका बी ही लग जाएगा। नेक्स्ट, क्वांटम डॉट क्या है? ये कह रहा है कि क्वांटम डॉट है एक तरीके का, देखो 1 नैनोमीटर से छोटी नैनो संरचना का इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी प्रतिबिंब है, ये नहीं है। रेडियो एंटीना का नो नैनो स्केल अनुरूप है, ये भी नहीं है आपका। ये कह रहा है एक कल्पित नैनो रोबोट है, ये भी नहीं है आपका। एक अर्धचालक नैनो संरचना है, अर्थात ए सेमीकंडक्टर नैनो स्ट्रक्चर है, ये आपका डी आंसर आपका इसमें लगेगा। ये कह रहा है कि सीएलआई का पूर्ण रूप क्या है? देखो सीएलआई का जो पूर्ण रूप है वो है आपका कमांड लाइन इंटरफेस, आपका आंसर सी लगेगा इसमें। सीएलआई का पूर्ण रूप कमांड लाइन इंटरफेस है। कमांड लाइन इंटरफेस या फिर कमांड लैंग्वेज इंटरप्रेटर को कमांड लाइन यूजर इंटरफेस के नाम से भी जाना जाता है। आई आईटीआर आपने देखा होगा कि आप जब इनकम टैक्स रिटर्न करते हैं तो हम वहां पर भी क्या करते हैं, आईटीआर का ही प्रयोग किया जाता है, तो इसी को कहते हैं इनकम टैक्स रिटर्न। तो इनकम टैक्स रिटर्न आपका आंसर ए आंसर लगेगा इसमें। नेक्स्ट है आपका एमएस वर्ड 2019 में सेव एज विकल्प की शॉर्टकट कुंजी क्या है? F12, पीछे भी मैंने आपको बताया था, तो F12 से आप सेव एज कर सकते हैं। नेक्स्ट, एमएस वर्ड 2019 में एंड नोट डालने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? देखो जब हम एंड नोट डालते हैं इसमें तो हम शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं एक तरीके से कंट्रोल ऑल्ट और डी का, सी आंसर होगा इसमें। बाकी का प्रयोग मैं बता देता हूँ, देखो जैसे ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F12 को सेलेक्ट द कोटेशन ऑप्शन और ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एक्स को एक इंडेक्स एंट्री मार्क करता है ये, तो ये हम इनका ध्यान रखना है। ये कह रहा है शीर्षक केस के मामले में क्या होता है? देखो इसमें देख लेते हैं। ये कह रहा है प्रत्येक अक्षर अपर केस में कन्वर्ट किया जाता है, नहीं प्रत्येक अक्षर अपर केस में कन्वर्ट नहीं किया जाता इसमें। टाइटल केस में की बात करते देखो इसमें कई केस होते हैं, एक तो लोअर केस, एक अपर केस, एक होता है आपका टूगल केस, तो इस तरीके के केस बनते हैं इसमें। अब ये कह रहा है कि टाइटल केस में क्या होता है, देखो
एक वाक्य में हर शब्द कैपिटल में किया जाता है, हाँ ये बिल्कुल ठीक है। एक वाक्य को हम हर वाक्य को हम क्या कर सकते हैं, कैपिटल में प्रयोग कर सकते हैं। वाक्य की शुरुआत में प्रत्येक शब्द को कैपिटल किया जा सकता है, ये नहीं है आपका। और लोअर केस को अपर केस इसी के विपरीत बदला जा सकता है, ये भी नहीं है। तो आपका आंसर जो बनेगा यही आपका बी आंसर होगा। एक स्प्रेडशीट में फंक्शन एमओडी रिटर्न करता है, तो क्या एमओडी क्या रिटर्न करता है, देखो शेष जब आप दो संख्याओं को विभाजित करते हैं, तो एमओडी का कार्य यही है, जब आप शेष दो संख्याओं को आपस में विभाजित करते हैं तो वहां पर एमओडी रिटर्न करता है। नेक्स्ट, ईमेल सर्विस स्टैंड फॉर, अर्थात ईमेल सेवा निरूपित करती है, तो क्या करती है, देखो ईमेल का फुल फॉर्म देखा तो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, तो वही आपका आंसर भी होगा, बी आंसर इसका। नेक्स्ट है, प्रचलन तंत्र द्वारा निम्नलिखित में से कौन से कार्य किए जाते हैं, जैसे आपसे कहा जाए प्रक्रम विधि, ये भी ठीक है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट, सुरक्षा प्रबंधन, ये भी ठीक है आपका। फाइल मैनेजमेंट, ये भी ठीक है। तो आपका आंसर जो लगेगा वो डी आंसर होगा आपका। एक कंप्यूटर में सभी अंक गणितीय तथा तार्किक परिचालन द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, देखो अंक गणितीय जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं वो सब एएलयू के द्वारा की जाती हैं, तो आंसर आपका ए होगा। एएलयू होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू होता है कंट्रोल यूनिट आपका। नेक्स्ट, कार्यक्रम काउंटर पीसी रजिस्टर भंडार होता है, तो कार्यक्रम काउंटर पीसी रजिस्टर भंडार क्या होता है, निष्पादित होने वाले अगले अनुदेशों का पता। आंसर आपका सी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टेबल तथा ढोने में आसान है, तो इसका जो आंसर होगा वो ढोने में आसान क्या है, आप लैपटॉप को कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं, तो यही आपका आराम से इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, कृत्रिम बुद्धि शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, पीछे ही मैंने आपको बताया था कि कृत्रिम बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था जॉन मैकार्थी ने 1900 कब 1967 के आसपास किया था, 59 शायद, शायद डेट मुझे भी ध्यान नहीं आ रही, छोड़ो। तो आंसर जो बनेगा वो आपका जॉन मैकार्थी ने किया था इसका। लिस्प, लिस्प की फुल फॉर्म क्या है, या लिस्प का कह रहा है कि निम्नलिखित में से लिस्प के आविष्कारक के रूप में किसे जाना जाता है, देखो लिस्प के आविष्कारक जो थे वो जॉन मैकार्थी ही थे, इन्होंने ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इसका प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, कॉलम में ओएस एब्स्ट्रैक्शन का मिलान दाएं कॉलम में हार्डवेयर के घटकों से करें, तो ये यहाँ पर दिखाया है कि किससे का संबंध जो है वो किससे है, जैसे मैं आपसे कह दूं थ्रेड का संबंध जो है वो आपका सीपीयू से, थ्रेड जो मिलती है वो सीपीयू से मिलती है। अब ए का आप तीन देख लो इसमें, तो ए का तीन देखो किसी में भी नहीं है, एक में ही आपका, इससे ही बन जाएगा, सी आंसर लग जाएगा, बाकी आप मैच करा लो। जैसे वर्चुअल एड्रेस स्पेस जो होता है वो आपका मेमोरी से संबंधित होता है, फाइल सिस्टम किससे संबंधित है, वो आपका डिस्क से, और सिग्नल जो मिलते हैं वो आपको इंटरप्ट से मिलते हैं। करेक्ट। निम्नलिखित में से किस प्रकार का सॉफ्टवेयर अभियांत्रिकी उत्पादकों एवं तंत्रों पर नियंत्रण, निगरानी एवं आंकड़ा प्राकलन प्रदान करता है, तो ऐसा कौन सा, वो है आपका फर्मवेयर, यही आपको उपलब्ध कराता है आंकड़े। जैसे फर्मवेयर सॉफ्टवेयर अभियांत्रिकी उत्पादों एवं यंत्रों पर नियंत्रण, निगरानी, आंकड़ा प्राकलन करता है। फर्मवेयर एक प्रोग्रामिंग है जो हार्डवेयर डिवाइस के लिए नॉन वोलेटाइल लिखता है। नेक्स्ट, सूचना प्रौद्योगिकी में एनआईयू क्या है, तो एनआईयू का अर्थ क्या है, तो एनआईयू का अर्थ होता है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, आंसर आपका इसमें बी बनेगा। सीजीआई से तात्पर्य है, तो सीजीआई से क्या तात्पर्य होगा, देखें तो देखो सीजीआई का मतलब होता है एक तरीके से कॉमन गेटवे इंटरफेस, कॉमन गेटवे इंटरफेस आपका सी आंसर होगा। तो सीजीआई कॉमन गेटवे इंटरफेस का संक्षिप्त रूप है, यह वेब पेज तथा वेब एप्लीकेशन पर डायनेमिक कंटेंट की सुविधा प्रदान करता है, इसको सी, जावा, परल भाषाओं में लिखा जा सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड में एक डिफॉल्ट टैब स्टेप है, देखो जो डिफॉल्ट आता है ना वो डिफॉल्ट आता है, आप कैसे लिखते हैं, कॉपी में भी आप कैसे लिखते हैं भाई, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, तो वो यहाँ पर भी होगा, तो कंप्यूटर में भी डायरेक्ट जो आता है वो लेफ्ट ही आता है, अर्थात इसका जो बनेगा वो आपका सी आंसर बन जाएगा। कंट्रोल प्लस डी कुंजियां दबाने से एमएस वर्ड में डायलॉग बॉक्स आ जाता है, तो कंट्रोल प्लस डी पीछे मैंने आपको बताया था कि दबाने से आपको क्या मिलेगा, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, तो डी आंसर इसका होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल एक्सटेंशन है, तो माइक्रोसॉफ्ट फाइल एक्सटेंशन जो होगा वो आपका एक तरीके से देखें इसमें होता है डॉट डी ओ सी एक्स, डॉट डी ओ सी एक्स, ये होता है इसका। तो आंसर अब आप इसमें क्या दे सकते हैं, इसमें आंसर होगा इसका ये, जैसे मैं आपसे कह दूं एक्सेल का क्या है, एक्सेल का जो एक्सटेंशन होता है डॉट, आप ये देखेंगे कि एक तरीके से डॉट एक्स एल, ये होता है आपका इसका एक्सेल का। और यदि मैं एक तरीके से ऐसे देखो एम एस पावर पॉइंट, पावर पॉइंट का जो होता है वो डॉट पी पी टी एक्स होता है, ये ध्यान रखना है आपको एक्सटेंशन।
जैसे यहाँ भी दिखाया है उन्होंने कि एक्सेल की वर्कबुक का एक्सेल एक्स और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का डॉट पीपीटी एक्स होता है। नेक्स्ट, एक्सेल एमएस एक्सेल फाइल को क्या कहा जाता है? तो स्प्रेडशीट कहा जाता है। ये देखो इसमें स्प्रेडशीट तो नाम है नहीं, तो अब आप इसको नाम देंगे वर्कबुक। ये भी आपका आंसर डी लगेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम एक सर्च इंजन नहीं है, जबकि याहू पे भी आप सर्च कर सकते हैं, गूगल पे भी और बिंग पे भी। इंस्टाग्राम एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जो उपयोगकर्ता को फोटो, टेक्स्ट, वीडियो को सार्वजनिक रूप से या निजी रूप से शेयर करने की अनुमति देता है। इसकी स्थापना केविन सिस्ट्रॉम और माइक ट्रेगर द्वारा की गई थी, ये ध्यान रखना। और कब की गई थी? 2010 में। गूगल, याहू, बिंग एक सर्च इंजन के रूप में हम जाने जाते हैं। नेक्स्ट, बायोस। बायोस का होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो आपका जो आंसर बनेगा वो आपका सी आंसर इसमें बनेगा। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किसमें बदलना होता है? देखो प्राथमिक उद्देश्य होता है इंफॉर्मेशन में बदलना, बी आंसर होगा इसका। तो कंप्यूटर की दुनिया शून्य और एक से निर्मित है। इन शून्य और एक को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर क्या होता है? तो प्रोसेसर जो करता है उसमें इसको भंडारित करने के लिए ट्रांजिस्टर का प्रयोग करता है। तो सी आंसर होगा इसका। कंप्यूटर के लिए दुनिया शून्य और एक से निर्मित है। इन शून्य या एक को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर को के अंदर ट्रांजिस्टर लगाया जाता है और कंप्यूटर में सारी गणनाएं जीरो और एक के माध्यम से ही पूर्ण की जाती हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है? देखो मैंने पीछे भी कई बार बताया कि पर्सनल कंप्यूटर कौन सा भाग नहीं है। देखो सीपीयू है, रैम है, रोम है, यूएसबी नहीं है, पर्सनल कंप्यूटर का एक भाग नहीं है। हालांकि यू जो ये इसका एक बाह्य भाग के रूप में काम करता है। जैसे आप देखते हैं ना कि माउस वगैरह या कीबोर्ड वगैरह लैपटॉप में आपको अटैच करना है तो यूएसबी पोर्ट पे इस्तेमाल करते हैं। सीपीयू को जानते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम होता है रीड ओनली मेमोरी और यूएसबी होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। कौन सा केस आधारित लर्निंग एक उदाहरण है? तो वो केस आधारित लर्निंग का जो उदाहरण होगा वो के निकटतम पड़ोसी अर्थात के नियरेस्ट नेबर होगा। क्या होता है ये देख लेते हैं। जैसे केस आधारित शिक्षा एक स्थापित दृष्टिकोण है जिसका उपयोग उन विषयों में किया जाता है जहां छात्र अपने ज्ञान को वास्तविक दुनिया के परिदृश्य में लागू करते हैं, उच्च स्तर की अनुभूति को बढ़ावा देते हैं। के निकटतम पड़ोसी एक सरल एल्गोरिथम है जो सभी उपलब्ध मामलों को संग्रहित करता है और समानता माप के आधार पर नए डेटा का उपयोग मामले को वर्गीकृत करता है। इसका उपयोग ज्यादातर डेटा बिंदु को वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है, इस आधार पर कि उसके पड़ोसियों को केस वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट आप, लेजी लर्निंग एल्गोरिथम का दूसरा नाम क्या है? तो पीछे भी आपको बताया के नियरेस्ट, लेजी लर्निंग होता है के नियरेस्ट नेबर, ये आंसर। ये कह रहा है एक समर्पित कंप्यूटर है, तो एक समर्पित कंप्यूटर को हम क्या कहें? जैसे केवल एक व्यक्ति द्वारा प्रयोग किया जाता नहीं, एक एक को सौंपा गया और केवल एक ही कार्य करेगा, ये आपका ठीक होगा। तो बी आंसर लगेगा इसमें। कंप्यूटर के संदर्भ में वेट वेयर क्या है? तो कंप्यूटर के संदर्भ में जो वेट वेयर होता है वो एक तरीके से मानव मस्तिष्क की तरह काम करता है, तो मानव ब्रेन होता है एक तरीके से, सी आंसर होगा। तो कंप्यूटर के संदर्भ में वेट वेयर मानव मस्तिष्क कहा जाता है। यह एक जैविक कंप्यूटर है जिसका निर्माण जीवित न्यूरॉन्स की सहायता से किया जाता है, अतः इसे कृत्रिम कार्बन ब्रेन या न्यूरो कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, वीआरएमएल फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा? देखो वीआरएमएल फाइल का एक्सटेंशन होता है .wrl। क्या कार्य है इसका? देखो जरा, तो वीआरएल एमएल जो होता है वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज होती है, संक्षिप्त रूप है इसका। और वीआरएमएल एक प्रकार की फाइल होती है जो ब्राउजर में वर्चुअल वातावरण प्रदर्शित करने के लिए प्लग इन किया जाता है। .wvrl वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज का एक एक्सटेंशन है। नेक्स्ट, ईवीएम। ईवीएम चिप कार्ड में ई का अर्थ क्या है? देखो फुल फॉर्म ही आपको पता होनी चाहिए, तो फिलहाल तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, यूरोपे। तो यूरोपे इसका आंसर। अब इसकी फुल फॉर्म देख सकते हैं, तो यूरोपे है। ईवीएम का पूर्ण रूप जो है यूरोपे मास्टर कार्ड एंड वीजा है। इस प्रकार के डेबिट कार्ड में सुरक्षा के लिए अलग से चिप होती है, उस चिप में आपके बैंक की जानकारी होती है और ये अत्यधिक सुरक्षित होती है। नेक्स्ट, एमएस वर्ड 2019 में फुट नोट इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होगी? देखो शॉर्टकट की जो होती है इसमें कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एफ के माध्यम से आप फुट नोट इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। फुट नोट क्या होता है? जैसे आपको कोई इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व दर्शाना है, जैसे मान लो ये सीट होगी तो यहाँ पर आ जाएगा वो नीचे, यहाँ पर आप डाल सकते हैं उसमें फुट नोट। नेक्स्ट, शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एक्स का कार्य क्या है? देखो कंट्रोल प्लस एक्स का कार्य होता है कट कर देना। अब आप यहाँ पर देख लो, सेलेक्ट किए गए डेटा टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए नहीं,
सेलेक्ट किए गए डेटा किए गए टेक्स्ट को तिरछा करने के लिए ये भी नहीं, कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए ये भी नहीं है, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कट करने के लिए किया जाता है। तो आंसर आपका डी होगा। ध्यान रखना, कट के साथ साथ ये कॉपी भी कर लेता है, कट के साथ साथ कॉपी भी करेगा ही करेगा। हालांकि ऑप्शन आपका ठीक हो सकता था जब ये ऑप्शन ना होता, डी ऑप्शन ना होता। जैसे आपने देखा यहाँ पर कंट्रोल प्लस सी से हम कॉपी करते हैं, कंट्रोल प्लस बी से पेस्ट करते हैं, कंट्रोल प्लस आई से हम इटैलिक कर देते हैं वर्डों को। नेक्स्ट है आपका, देखो इसके लिए मैं यहीं पर ही रोक देता हूँ। 100 सवाल हैं, बाकी जो 100 सवाल होंगे वो मैं आपको अगले वीडियो में कराऊंगा। देखो यदि आपको एक तरीके से पीडीएफ की आवश्यकता हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, तो वहाँ पे आपको टाइप में पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। जैसे ही ये दोनों आपके लेक्चर पूरे हो जाएंगे उसी दौरान आपको पूरे कंप्लीट लेक्चर की यहाँ पर पीडीएफ भी आपको सेंड कर दी जाएगी। और यदि आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट के माध्यम से या मेल के माध्यम से बता सकते हैं, मेल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।